चीज कल्याण भी करना है। तो किस चीज को कल्याण बोला जाएगा और किस चीज को रेवड़ी बोला जाएगा, इसकी बहस अब फिर से छिड़ गई है। और बहस कहां हो रही है? सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि यह एक गंभीर मुद्दा है, सरकार इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती, कुछ नहीं कर सकते कि दलील नहीं चलेगी। सरकार, चुनाव आयोग इसे रोकने के लिए उपाय करें, इस पर विशेषज्ञ निकाय बनाया जाए, यानी कि एक आप कमेटी बनाइए, एक स्पेशल कमेटी बनाइए इस पर, जो ये तय करेगा कि कौन रेवड़ी बांट रहा है और क्या चीज कल्याणकारी है, क्या रेवड़ी है। अब इसमें कौन हो इस कमेटी में? सरकार, विपक्ष, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग और हितधारक इसमें शामिल हो। रेवड़ी कल्चर से सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, ये सब सुप्रीम कोर्ट के शब्द। 11 अगस्त को इस मामले की अब अगली सुनवाई होगी। अब आइए आपको बताते हैं कि मुफ्त रेवड़ी पर केंद्र की दलील क्या है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र अपनी पोजीशन बताओ। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी है केंद्र की तरफ से। उनका कहना है कि ऐसा करना आर्थिक आपदाओं को निमंत्रण देना है, लोक लुभावने वादे का वोटर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इलेक्शन कमीशन मुफ्त रेवड़ी मामलों की जांच करे, चुनाव आयोग विवेक का इस्तेमाल करे, हम सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। ऐसा लगता है कि दाहिनी जेब को कुछ मिल रहा है, बाद में इसे बाईं जेब से लिया जाएगा। तो उनका यह कहना है कि वो आप एक तरफ से ऐसे लोक लुभावन बात दिखाते हैं, लेकिन वो खर्चा कहीं और से ही निकल रहा है और वो हमसे ही निकल रहा है, जो कि फैक्ट है। तो ये केंद्र सरकार ने अपनी ये दलील रखी। वो बात अलग है कि केंद्र सरकार खुद बहुत सारी चीजें ऐसी कर रही है जिसको आप रेवड़ी कह सकते हैं और जिसको बहुत सारे लोग कल्याणकारी नीति भी कहते हैं। अब खस्ता हाल राज्यों का जो खजाना है उस पर आपको बताते हैं। राज्यों की हालत पर आरबीआई की एक रिपोर्ट आई। 5 राज्यों की वित्तीय हालत ठीक नहीं है, ऐसा बताया है आरबीआई की रिपोर्ट में। ये कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, केरल, बिहार जहां पर एनडीए की सरकार है, राजस्थान जो कि कांग्रेस की सरकार है, और पश्चिम बंगाल जहां पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। पंजाब में कौन है? आम आदमी पार्टी। केरल में लेफ्ट, बिहार में एनडीए की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार। यानी कि किसी एक भी ऐसे राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है जहां की यह रिपोर्ट खस्ता हाल बताती है। एक एनडीए की सरकार जरूर है। पंजाब की अगर बात करें तो अपनी जीडीपी से 53% कर्ज लिया हुआ है पंजाब। राजस्थान ने जीडीपी से करीब 39.5% कर्ज लिया हुआ है। केरल ने अपनी जीडीपी का 37% कर्ज लिया है। बिहार ने अपनी जीडीपी का 38.5% कर्ज लिया है और बंगाल का 34.5 है। झारखंड, एमपी, यूपी, आंध्र, हरियाणा की हालत भी खराब है। चिंता वाली बात जो वो अलार्मिंग रेट है, जो 5 एकदम बदहाल वाले हैं, उसमें ये राज्य नहीं है, लेकिन खराब गिनाया जा रहा है। किस किस को? झारखंड, एमपी, यूपी, आंध्र, हरियाणा, इन सब की हालत खराब बताई जा रही। तो आज सवाल इंडिया का में जो सवाल पूछ रहे हैं हम, वो है ये आपके स्क्रीन पर। कोर्ट ने लिया रेवड़ियों पर संज्ञान, बनेगी अब रेवड़ी कमेटी तय करने के लिए कि कौन रेवड़ी बांट रहा है। और जो सबसे बड़ा सवाल कि कौन खाए रेवड़ी, देखिए राजनीतिक रूप से इस सवाल का जवाब हमने पहले भी एक कार्यक्रम किया था, यही सवाल पूछा था, कौन रेवड़ी खा रहा है और कौन कल्याण कर रहा है, यह तय कौन करेगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की सुझाई हुई कमेटी ही सबसे प्रभावशाली तरीका है यह करने का? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। अश्विनी दुबे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, रागिनी नायक प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, कुलदीप कुमार एमएलए और प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपसे कुछ देर में अनिल शुक्ला वारसी, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। रागिनी जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं कि रेवड़ी शब्द का प्रयोग किया गया प्रधानमंत्री द्वारा और उसके बाद फिर पलट करके राजनीतिक रूप से लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि आप जो लाभार्थी स्कीम चला रहे हैं, मुफ्त राशन स्कीम चला रहे हैं, दुनिया जहां की स्कीम चला रहे हैं, उस पर सरकार कहती है कि यह कल्याणकारी स्कीम है। तो किस चीज को कल्याणकारी माने और किस चीज को रेवड़ी माने, और यह कौन तय करेगा कि क्या रेवड़ी है और क्या कल्याण है? संकेत, बड़ा आश्चर्य होता है और मैं कहूंगी कि मन बहुत दुखी भी होता है, व्यथित होता है ये देखकर कि अगर गरीब के मुंह में निवाला चला जाए, गरीब की थाली में खाना आ जाए,
गरीब के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आ जाए, उसके पेट पे पड़ रही लात का कोई निदान निकल आए, तो मोदी जी रेवड़ी रेवड़ी चिल्लाते हैं। और देश के बड़े घरानों, उद्योगपतियों, अमीरों का 1.5 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया जाए तो उन्हीं प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह में दही जम जाता है। जब देश में, जिन्हें वो भाषणों में कहते हैं ना, मित्रों मित्रों मित्रों, जो उनके कुछ खास मित्र हैं, वो जब एक साल में 30 लाख करोड़ रुपया कमा लेते हैं, तब मोदी जी को रेवड़ियां याद नहीं आती। लेकिन हाँ, इस देश के 84% घरों की आय जब कम हो जाती है और उनकी मदद करी जाती है तो वो रेवड़ियां हो जाती है। तो आपने सही सवाल पूछा कि भैया रेवड़ियां खा कौन रहा है, रेवड़ियां बांट कौन रहा है, किसके हिस्से में असली में रेवड़ियां आ रही हैं, और रेवड़ियों के नाम पर कल्याणकारी योजनाओं से बचने का काम कौन कर रहा है, ये आज देश में तय जरूर होना चाहिए। मगर मुझे लगता है कि अगर मोदी जी किसी एक पर उंगली उठाते हैं तो बाकी उंगलियां उनकी तरफ ही उठ जाती हैं। मैं तो केवल ये जानना चाहती हूं कि अभी निशिकांत दुबे जो संसद में फ्री फंड का खाना कह रहे थे, जो मोदी जी लगातार, जैसे आपको याद होगा जब वी मेट में करीना कपूर जैसे मुफ्त 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 कर रही थी, वैसे नरेंद्र मोदी जी तो पिछले 8 सालों में मुफ्त का ही सपना दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि मुफ्त में राशन दूंगा, मुफ्त में सिलेंडर में गैस भरवाऊंगा। हालांकि 42% जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी थे वो दोबारा चूल्हा फूंक रहे हैं, पर मुफ्त में शौचालय बना दूंगा, मुफ्त में रोजगार दे दूंगा, मुफ्त में एक्सप्रेस वे बना दूंगा, और वो एक्सप्रेस वे उद्घाटन के बाद ही ढह जाता है। पर इस देश में मुफ्त क्या है, संकेत में जानना चाहती हूँ। क्या ये पैसा जनता की जेब से नहीं आ रहा है? क्या हम इनकम टैक्स के रूप में या इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, क्या जनता उसको अनिल शुक्ला जी, मैं एक लाइन और जोड़ना चाहती हूँ। हाँ। जीएसटी की भी बात करें तो रेवड़ियां उनको मिल रही हैं क्या, हीरा व्यापारियों को जिन पे केवल 1.5% का जीएसटी लगता है, या उन लोगों को मिल रही है जो रेवड़ी शब्द को तो जैसे 5% देंगे और मरने पर भी अस्पताल में जाने पर 5% का जीएसटी देंगे? तो ये नरेंद्र, और आखिरी बात, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। तो ये अर्थव्यवस्था गर्त में किसके कारण जा रही है? संकेत जरूरी है, संतुलन बनाना, कल्याणकारी नीति भी जरूरी है, और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है, जो फिस्कल डेफिसिट है, उसको रोकना भी जरूरी है। लेकिन आप खजाने खाली करेंगे अमीरों के नाम पे और ठीकरा फोड़ेंगे गरीबों के नाम पे, तो ये बिल्कुल गलत है। और जनतंत्र, जो हम कहते हैं ना, जन गण मन, पहले जन आता है, फिर गण आता है, पूरा महकमा आता है, उसके बाद मन आता है। तो मोदी जी अपने मन की कर रहे हैं अमीरों की जेब भर भर के 27 तो चलिए, मैं अब अनिल, एक सेकंड, अनिल शुक्ला जी, आपने अपनी बात कह दी रागिनी नायक। अब मैं अनिल शुक्ला वारसी आपके पास आना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से। अनिल शुक्ला जी, आप ये बताइए, अब जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एक कमेटी बने, एक ऐसा एक दल बने जिसमें बहुत सारे लोग हों, वो तय करें कि क्या रेवड़ी है और क्या नहीं है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तो इसमें रेवड़ी की परिभाषा सर सबसे पहले इसको फिगर आउट करना जरूरी है कि नहीं, कि रेवड़ी कहते किसको हैं? क्योंकि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी अपनी आधी से ज्यादा स्कीमों को कहेंगे तो जनता के भलाई के लिए। अभी समाजवादी पार्टी से अगर आप लैपटॉप की बात, साइकिल की बात कर देंगे, वो कहेंगे ये भी तो कल्याणकारी है, बच्चियां स्कूल जाएंगी, ये कल्याण ही तो है। देखिए, किसी भी चीज को कल्याण बोला जा सकता है और किसी भी चीज को रेवड़ी। तो आपको नहीं लगता कि शुरुआत परिभाषा से करनी चाहिए? देखिए, जो बुनियादी जरूरतें हैं, अगर उस पर काम किया जाता है तो वो कल्याणकारी है। यही तो, ये कौन तय करेगा? और लैपटॉप देना गरीब बच्चों को, लैपटॉप देना ये कल्याण है या रेवड़ी? साइकिल देना, स्कूटी देना कल्याण है या रेवड़ी? नहीं, गरीब को साइकिल देना कल्याणकारी है, लेकिन रिकरिंग जो रेवड़ी बांटना है, जैसे हर महीने हम आपको बिजली का छूट दे देंगे, हर महीने आपको कर देंगे, जिस तरीके पंजाब में इन्होंने किया, तो उसमें क्या है कि अब इनका तो वहां कुल जो जीएसटी कलेक्शन है 1400 करोड़ रुपए है, और खर्चा इनका 12,000 करोड़ रुपए है बिजली पे केवल। तो ये रेवड़ी है। जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात, तो हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे गरीब अन्य योजना हो, वो जरूरी था क्योंकि हम इस पैंडेमिक से गुजर रहे थे, चाहे हमारी जल जीवन मिशन योजना हो। अनिल शुक्ला जी, मुझे ये बताइए कि क्या इन सब स्कीम को चुनावी रेवड़ी की तरह बीजेपी ने इस्तेमाल किया या नहीं? हाँ या ना? आपके राज्य में उत्तर प्रदेश में क्या प्रधानमंत्री ने रैली में इसका जिक्र करने से क्या वो बचे, या उन्होंने खुल करके जिक्र किया?
देखिए ऐसा है कि अगर जो है क्या ना ये सारे काम जो है कांग्रेस ने कर दिए होते बुनियादी काम, तो इतने सालों में फिर ये हमें नहीं करना पड़ता। हम भी जो है तू यहाँ पर जो है क्या ना फाइटर जेट बना नहीं रहे देखिए होते, अनिल जी, हम भी चिट यहाँ भी बुलेट मेरी ट्रेन पट भी बना मेरी रहे नहीं हो होते। सकता। या तो आप ये जी। तय कर लीजिए कि कल्याणकारी नीति है, तो फिर आप उसका चुनाव में इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? कल भाई जो काम हम करेंगे उसको हमें बताना तो पड़ेगा लोगों को। अब आप देखिए इसमें हम इतना टाइम आपने दिया है मैडम को, मुझे भी 1 मिनट दे दीजिए। हाँ ले लीजिए। आपकी जो भी हमारी योजनाएं हैं आप बता दीजिए। अगर अन्न गरीब अन्न योजना है, क्या इसमें कल्याण नहीं है? अगर लोग भुखमरी से मर जाते, पिछली बार 100 साल पहले जो त्रासदी आई थी उसमें जो है त्रासदी से कम मरे थे और भुखमरी से ज्यादा मरे थे। अब अगर हम जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, आज भी 40-50% लोग ऐसे हैं जिनको पानी भरने के लिए किलोमीटरों जाना पड़ता है, तो उनको पानी दे रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? अगर 18,000 गांव में बिजली का जो है कनेक्शन नहीं हुए थे, हम लोग बिजली दे करके गांव-गांव घर-घर में बिजली दिए हैं, तो क्या गलत किए हैं? या हम उजाला योजना के अंदर 10 रुपए के एलईडी बल्ब दे करके 60,000 करोड़ लोगों को बल्ब दिए और 10,000 यूनिट अगर हमने बिजली बचाई, तो क्या गलत किया है? क्या मुद्रा योजना में लोगों को दे करके और गांव में छोटे छोटे लोगों को उद्यम लगवा करके, और मैंने क्या अगर उनसे ये भी कहा कि आप पैसे वापस करते हो तो हम आपको आधा मिनट और आधा मिनट, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या जनधन खाता हम लोगों ने खुलवाए 41 करोड़ से ऊपर लोगों को, जिसमें 1,17,000 करोड़ से 1,17,000 करोड़ से ऊपर पैसा जमा है, तो क्या गलत किया? नहीं अनिल जी देखिए ऐसा है, ये जो आप फैक्ट और फिगर बता रहे हैं ये सही है, लेकिन फिर ये देखिए घूम फिर के अनिल जी अब मुझे यहाँ पर आने दें, आपने अपनी बात कह दी। मेरी बात खत्म हो गई। आयुष्मान कार्ड अगर हम 5 लाख इलाज के लिए दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अगर हम जो है किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अगर हम जो है क्या नाम लोगों को अनिल जी अब मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा, मैं यही पूछ रहा हूँ, अगर यही काम कोई और अगर पार्टी कर रही है, आप कह रहे हैं कि जनता को फ्री में बिजली नहीं देनी चाहिए, वादा भी नहीं करना चाहिए, अभी आप भी तो कह रहे हैं कि हमने कनेक्शन लगवा। नहीं मैं कह रहा हूँ, मैंने वो भी तो गरीबों के, उसमें एक लिमिट है कि इतने लिमिट से कम, वो भी तो गरीबों को ही जा रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं कि क्या चीज जन कल्याण है और क्या रेवड़ी है, ये कौन तय करेगा? ये बीजेपी तय नहीं कर सकती लोगों के लिए, और ना ही आम आदमी पार्टी तय कर सकती है लोगों के लिए। नहीं तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उसमें आप चुनाव आयोग को भी रखिए। नहीं बिल्कुल, ये एक सराहनीय पहल। कुलदीप कुमार मुझे आप ये बताइए कि ये बात तो सच है, ये बात तो सच है, एक सेकंड, ये बात तो सच है कि एक आदत सी पड़ गई है चुनाव से एकदम पहले बखान करना कि ये फ्री वो फ्री, ये फ्री वो फ्री, ठीक है? और वो हर पार्टी जो है वो एक दूसरे को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करती है कि तुम 200 यूनिट फ्री तो चलो हम 300 यूनिट फ्री, तुमने इतना राशन दिया हम इतना राशन। ये एक तरीके की एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। लेकिन देखिए खामियाजा कौन भुगतेगा, ये बैलेंस कौन मेंटेन करेगा? देश की बैलेंस शीट पर ही असर पड़ेगा इसका। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि एक कमिटी बने, वो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है आज की डेट में? भाई पैसा ये देश का ही है। संकेत भाई, हाँ। पहली बात तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, हम जो भी जनता को वेलफेयर की स्कीम्स हैं हम उनका सपोर्ट करते हैं, और ये एक सोशली वेलफेयर है और ये सब जगह होना चाहिए। और ये केवल हिंदुस्तान में नहीं होता है, ये वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रियां हैं जहां पर ये सब होता है। सारे मंत्रियों को, सारे विधायकों को फ्री की सुविधाएं मिलती हैं, तो जनता को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये जनता की बेसिक जरूरत की चीजें हैं और जनता को देने का सबका फर्ज बनता है। लेकिन जो ये आर्थिक संकट की बात है ना, आर्थिक संकट देश के ऊपर जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं देने से नहीं आएगा। संकट आएगा अपने उद्योगपति दोस्तों के कर्जे माफ करने से। जब आप उद्योगपतियों के 11-11 लाख के कर्जे माफ कर दोगे, उससे संकट आएगा, आर्थिक संकट। जब आप DHFL जैसी कंपनी जिसने बैंकों को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया, उससे अगर भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिल जाता है 27 करोड़ रुपए, तो वो एक पाक साफ कंपनी बन जाती है। तो इससे आर्थिक संकट नहीं आया। आर्थिक संकट तो आप जब अपने मित्रों के पैसे माफ करते हो, 11 लाख करोड़ का उद्योगपतियों का लोन माफ करते हो, उससे संकट आएगा। दूसरी बात ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इस बात में संज्ञान लेना चाहिए कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो चुनाव से पहले जनता से वादे तो करती है लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनको पूरा नहीं करती है, तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी कंपनियां
जो ऐसी जो पार्टियां हैं जो कहती हैं हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी जी ने क्या कहा था लोगों से, मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। किसको 2 करोड़ रोजगार दिए उन्होंने कहा था 15-15 लाख बैंक अकाउंट में दूंगा। किसको बैंक अकाउंट में दिए उन्होंने कहा था डीजल जो होगा 40 रुपए लीटर हो जाएगा। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। उन जुमलों का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव से पहले जनता से कहा था कि मैं दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली का फायदा दूंगा, पानी का फायदा दूंगा, अच्छी एजुकेशन दूंगा, अच्छी एजुकेशन खड़ा करूंगा, हेल्थ सिस्टम अच्छा खड़ा करेंगे, लोगों को दवाइयां मुफ्त देने का काम करेंगे। तो वो करने का काम किया। साथ साथ दिल्ली में जब सरकार हमारी बनी थी, आपको बता दूं संकेत भाई, तो 2015 में दिल्ली का बजट 31,000 करोड़ रुपए था। नहीं, आप ये दिल्ली के संदर्भ में जरूर कहते हैं, लेकिन अब पंजाब के संदर्भ में भी बात कीजिए ना, वहां भी आपकी सरकार है पंजाब की। और आरबीआई की रिपोर्ट ये कहती है कि बड़ा खस्ता हाल है पंजाब में। बिल्कुल, देखिए संकेत भाई, पंजाब को आज तक चाहे कांग्रेस रही हो चाहे अकाली रहे हो, उन्होंने लूट के अपने स्विस बैंकों को भरने का काम किया, अपने घरों को भरने का काम किया। पंजाब के लोगों को कोई सुविधा देने का काम नहीं करा। अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर आई है, पिछले 1.5-2 महीने सरकार पंजाब में चल रही है आम आदमी पार्टी की। आज लोगों को मूलभूत सुविधाओं को देने का काम हो रहा है। 300 यूनिट बिजली देने की बात की थी हमने, उसकी शुरुआत वहां की, और उसके साथ साथ आज पंजाब को फायदे में ले जाने के लिए, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी के फैसले, इस सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बात का समर्थन करते हैं या नहीं? क्योंकि एक जिम्मेदारी के साथ कल्याणकारी नीति, मेरे पास अगर 100 रुपए हैं तो मैं उसी हिसाब से बजट बनाऊंगा ना, 200 का बजट थोड़ी बना दूंगा। देखिए, मुझे तो बिल्कुल, मैं ये आपकी बात सहमत हूं रागिनी जी, आता हूं। जो भी सरकार है वो ईमानदारी से जनता के पैसे को उनको रिटर्न करे, और जो पैसा करप्शन में जाता है वहां से लोग। अश्विनी दुबे, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री जिनसे हमने बात की, जी, जरूरत है इन चीजों, समझ गए आपकी बात। अश्विनी दुबे, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों से जो बात की है, उनका ये कहना है कि पूरा कॉन्सेप्ट जो है डिमांड और सप्लाई का अर्थव्यवस्था में, वो इस चीज पे चलता है कि आप पैसा एकदम सबसे निचले पायदान पर जो है, जो लास्ट पंक्ति में जो आदमी है, वहां तक अगर आप पहुंचाएं, उसके बाद फिर वो खर्चा हो, तब उसके बाद फिर अर्थव्यवस्था का चक्का घूमते 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 इसी तरीके से इकोनॉमी काम करती है। लेकिन अगर पैसा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा तो वो कभी लाभ नहीं पहुंचेगा, अपने आप चीजें सुधरेंगी नहीं। इसी वजह से जिसको कुछ लोग रेवड़ी कहते हैं, उसको बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिनका यह कहना है कि ये जनता के हाथ में पैसा देना, कुछ लूज इनकम इस तरीके की हो जिसको वो खर्च कर सकें और अर्थव्यवस्था चले। इस दृष्टिकोण से, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आपके लिए जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट तय करे या खुद बतौर देश हम लोग तय करें कि व्हाट इज रेवड़ी, किस चीज को हम रेवड़ी बुला रहे हैं, क्योंकि हर राजनीतिक दल यहां पर उसको कल्याणकारी नीति बुलाता है। कायदे से तो संकेत जी, ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो वेलफेयर स्कीम और फ्री बीच के बीच में डिफरेंस करें। वेलफेयर स्कीम मेरे हिसाब से राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू शेल्टर, राइट टू रोड एक्सेस, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू फूड, राइट टू डिग्निटी, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू जस्टिस, राइट टू लीगल एंड राइट टू क्लीन एनवायरमेंट है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड वेलफेयर स्टेट की बात करें। फ्री बीच ये है कि जो इंडियन पीनल कोड में ब्राइबरी, यानी आप इलेक्शन मैनिफेस्टो में ऐसी बात डाल देते हैं कि आप ऐसी योजनाएं लेकर के आएंगे जिस योजनाओं से आप घर में बैठे आपको मुफ्त में बिजली मिला करेगी, आपको मुफ्त में पानी मिला करेगा, आपको मुफ्त में तमाम सुविधाएं मिला करेंगी, पेंशन मिला करेगी, और आपको घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम देखें वेनेजुएला की बात करें, एक सेकेंड, ये किसने ये परिभाषा किसने बनाई है? क्योंकि हर सरकार जो है वो फ्री में बिजली दे रही है, किसानों की बिजली का दर या पानी का बिल जो है वो बिल्कुल नहीं होता है। फिर तो कल को ये चीज किसानों पर भी लागू होनी चाहिए कि क्यों फ्री में दे रहे हो भाई। बिल्कुल, ये परिभाषा देखिए, इसीलिए ये परिभाषा बनाने की जिम्मेदारी सरकारों की है, स्टेट्स में स्टेट की, अगर हम सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की। अधिकांश राज्य, आज हम पंजाब की बात अगर करते हैं, पंजाब का आपने उदाहरण दिया, पंजाब की गिनती कभी देश के सबसे समृद्ध राज्यों में हुआ करती, उसके कर्ज का आंकड़ा अब पहले ही राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 50% को पार कर गया। फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 52% के दायरे में, और अगर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, एक ये नहीं ले आम आदमी पार्टी के साथी कि हम आम आदमी पार्टी को टारगेट करने की कोशिश, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने से लेकर महिलाओं को 1000 रुपए। नहीं दुबे जी, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं आप लीगल आर्ग्यूमेंट बताएं। आपको नहीं लगता है कि डेफिनेशन बहुत जरूरी है, और
कमिटी ये चीज तय करे, वरना फिर वही बहस होगी कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। इसीलिए डिमांड और सप्लाई के बीच में, उत्पादन और खर्च के बीच में क्या बैलेंस होगा, ताकि मुफ्तखोरी की जो परंपरा चल रही है, जो राजनीतिक के लाभ के लिए अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही जो है, सारी पार्टी कर और रही है, जो सारी पार्टीज कर रही है। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, अब की ना ढंग की बात, अगला 10 सेकेंड। अगर हम वेनेजुएला की बात करें, वेनेजुएला कितना समृद्ध देश था, उपजाऊ जमीन, प्रचुर वर्षा, सैकड़ों छोटी बड़ी नदियां, हजारों मील लंबा प्रदेश, तट होते हुए भी वहां की स्थिति क्या हो गई कि एक पैकेट ब्रेड भी नहीं मिला। उसके बाद लोग वहां से भारत और तमाम देशों में जाने की कोशिश करने लगे। क्या कितना संपन्न देश था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर फ्रीबीज वहां सरकारों ने बांटना शुरू कर दिया। अभी श्रीलंका का एग्जांपल हमने देखा, इसलिए सरकारों को यह श्रीलंका, वेनेजुएला, ये सब मुझे आप ये बताइए, राजनीतिक रूप से केंद्र सरकार के लिए बात करना क्या इसलिए जरूरी हो गया है रागिनी नायक, क्योंकि केंद्र सरकार को ये लग रहा है अरे ये तो हमारा फॉर्मूला था, ये और लोग जो हैं वो हमसे लंबी लाइन कैसे खींच दी, रोको रोको रोको। आपको लगता है ये असली कहानी यहाँ है? कहानी में बहुत ट्विस्ट है संकेत, समय थोड़ा कम है। हाँ। पर मैं जल्दी से बताना चाहूंगी। देखिए हमारी भारतीय सनातनी परंपरा में कहा जाता है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। आपने कहा कि जो वित्तीय अर्थव्यवस्था है प्रदेशों की वो आज बहुत ही लचर है, तो आपको ये भी मालूम होगा कि मोदी सरकार क्या करती है कि जितने भी राज्य हैं जो जिसमें विपक्ष की सरकारें हैं वहां 4-4, 5-5 हजार करोड़ का जीएसटी एरियर तक का भुगतान नहीं किया गया है। टैक्सेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार के पूल में ही आता है, प्रदेश सरकारों के पास नहीं आता है। और इस तरीके की दुभांति बार बार हमें देखने को मिली है। अब बहुत सारी लंबी फेहरिस्त गिनाई हमारे भाजपा के साथी ने, पर मैं तो ये कहना चाहती हूं कि आज अर्थव्यवस्था के पस्त होने का कारण मोदी सरकार की कुनीतियां हैं। आप बताइए ये क्या अभी यूक्रेन या कोरोना की वजह से है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो पहले ही कह दिया था कि आप जीएसटी और नोटबंदी गलत तरीके से लागू करेंगे तो जीडीपी 2% नीचे आके धड़ाम गिरेगी। तब तो ये कह रहे थे कि रेनकोट पहनकर नहाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और अब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि आप देखिए अर्थव्यवस्था के कारण जो कल्याणकारी नीतियां हैं उन पर भी कटाई छटाई करने की बात आ गई है। तो अगर देश में किसान की आय दुगनी करके 27 रुपया हो जाएगी, अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101वें नंबर पर पहुंच जाएंगे, अगर 84% घरों की आय कम हो जाएगी, अगर कोरोना काल में 12 करोड़ लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, अगर आपकी तमाम योजनाएं विफल होती हुई दिखाई देंगी जैसी उज्ज्वला योजना है, तो क्या किया जाएगा? क्या लोगों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? क्या उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी? अगर ऐसी परिस्थिति आती है तभी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि न्याय जैसी स्कीम लागू होनी चाहिए जिसमें आप 6,000 रुपया अगर देते हैं तो एक परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है और इकोनॉमी एक तरीके से बूस्ट नहीं। लेकिन रागिनी जी वो ऐसी किसान सम्मान निधि दी जा रही है। बोल लेने दीजिए एक लाइन। देखिए किसान अगर कर्ज में डूब के मर रहा है और आप कहें कि आत्महत्या रोकने के लिए अगर यूपीए सरकार 72,000 करोड़ का कर्जा माफ कर देती है तो वो फ्री भी है, तो मैं नहीं मानूंगी कि अपने देश की जनता के लिए ही सारी नीतियां बननी चाहिए। पर जो बात आपको अच्छी नहीं लगी वो बात सच है कि अगर पंजाब की सरकार देख रही है कि 53% जीडीपी कर्जे में जा रहा है तो फिर 300 यूनिट फ्री बिजली क्यों दे रहे हैं आप? सिर्फ इसलिए कि आपको दिखाना है कि हम अगर दिल्ली में कुछ लागू कर रहे हैं तो हम पंजाब में भी करके दिखाएंगे। भले ही दोनों के वित्तीय ढांचे बिल्कुल अलग अलग हैं। दिल्ली कभी फिस्कल डेफिसिट स्टेट नहीं रहा, हमेशा सरप्लस पैसा रहा है, लेकिन पंजाब की वो हालत नहीं है। अगर आप 560 करोड़ रुपया विज्ञापन में खर्च देते हैं तो आप रेवड़ी किसी और को नहीं दे रहे हैं, आप खुद ही रेवड़ी खा रहे हैं। इससे पहले आपको राइट टू रिप्लाई देंगे। छोटे मियां सुभान अल्लाह और आम आदमी पार्टी को मैं ये भी बताना चाहती हूँ। रागिनी जी कौन बड़े मियां कौन छोटे मियां, फिर से बताओ। भाई मोदी जी तो उद्योगपति दोस्तों को रेवड़ियां खिला रहे हैं, बड़े मियां हैं। छोटे मियां खुद ही रेवड़ियां खा रहे हैं। 560 करोड़ रुपए में मोदी जी पसीना मल के चेहरा चमकाते हैं, ये विज्ञापन लगा के चेहरा चमकाते हैं। इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। राइट टू रिप्लाई कुलदीप जी का राइट टू रिप्लाई। नए स्कूल बनाने के नाम पर कमरे बना दिए, कांग्रेसियों ने अस्पताल में बिस्तरों की क्या हालत थी। जी एक एक करके क्योंकि आरोप आम आदमी पार्टी पर है। एक जल्दी से कुलदीप जी का राइट टू रिप्लाई। संकेत भाई, इन लोगों ने खूब पंजाब को लूटा और जो जनता को मिलने की बात आई, जनता को रिवॉर्ड मिलने की बात आई, तो आज चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों के पेट में दर्द होता है। इनके मंत्रियों को सुविधाएं मिले, इन्हें दर्द नहीं होता। इनके मंत्रियों को सुविधाएं मिले, इनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आज पंजाब के लोगों को 300 रुपये की नोट मिल रही है तो आपने आगे को बढ़ा
बड़े परेशानी हो गई। आपकी गलत शराब नीति के ऊपर जब प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसे वापस ले लेते हैं। शराब पिला पिला कर आप पैसा दिल्ली में कांग्रेस सरकार ने किया, आपकी सरकार रही, एक राज रहा, आपने क्या किया? पंजाब के लोगों को सुविधा दी क्या आपने? अगर पंजाब को मुफ्त देने के बावजूद भी अगर नहीं पंजाब कायदे में पहुंच पाया, तो आज आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये शुरुआत की है कि पंजाब के लोगों को उनका हक अधिकार मिल पाए। आज पंजाब के ये अधिकार है पंजाब के लोगों का। ग्रीन कवर वादे नहीं करते पंजाब आपकी तरह हम लोग। जो ग्रीन अच्छा चलिए एक सेकंड, मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा। आखिरी मैं मुझे इजाजत दें, मुझे बीच में यहाँ पर आना पड़ेगा। अब अनिल जी मेरा आखिरी सवाल आपसे, रुकिए अनिल जी से सवाल, अनिल जी से सवाल। आपने बोल दिया भाई, एक बार उनसे भी बात कर लें। अनिल जी मुझे आप ये बताइए, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये बोला है, केंद्र सरकार ने आज अदालत में ये बोला है कि ये एक जेब में से ऐसे लिया जाता है कि आपने हाथ डाल के एक जेब में से निकाला, लेकिन उस जेब को भरने के लिए आप किसी और जेब से उसमें डाल रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार की हो जाती है कि आप एक जीएसटी कमेटी की तरह एक बड़ी समिति बनाएं, उसमें और भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इलेक्शन कमीशन, उसमें आरबीआई, उसमें बहुत सारे अंग जोड़ने की बात कही है। ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से राजनीति से ऊपर उठ के बतौर देश क्या केंद्र की है या अलग अलग एजेंसीज की है कि आप अव्वल परिभाषित करें कि रेवड़ी क्या है और कल्याणकारी नीति क्या है, और दूसरी चीज अपने देश का हम खुद ध्यान रखें, वरना तो बर्बाद हो जाएंगे। पहले बात पे ही आ रहे हैं कि रेवड़ी क्या है और कल्याणकारी नीति क्या है। देखिए, जो बुनियादी ढांचा है जिसपे एक इन्वेस्टमेंट करना होता है, जिसका रिटर्न कोई नहीं है, वहां तक का जो खर्चा होता है वो तो कल्याणकारी है। लेकिन जब हम किसी चीज का उपभोग करने लगते हैं और उसके बदले मुझे जब पेमेंट करना पड़ता है, तो अगर न करना पड़े तो ये रेवड़ी हो जाती है। अनिल जी मुझको ये बताइए, राजनीतिक रूप से बीजेपी पर यह आलोचना क्यों ना हो कि अब कोई और आपसे ज्यादा, कोई और अगर आपसे ज्यादा वादे कर दे रहा है और उसको दिखा रहा है करते हुए, तब आपको यकायक रेवड़ियां दिखने लगी? नहीं, उससे पहले आप भी खुद वही करते थे। नहीं, मैं उसी बात से आ रहा हूँ, जो बुनियादी जरूरत, क्योंकि गांव में अगर हमें नल से जल देना है तो बोरिंग भी डीप करानी पड़ेगी, टंकी बनेगी। ये बुनियादी है, ये कल्याणकारी है। अगर नल से जल मिलता है, इसके बाद अगर उनसे पैसा लिया जाता है तो वो कोई जो है गलती नहीं, अगर न लिया जाए तो हम रेवड़ी कर सकते। इसी तरह बिजली का, हमको वहां तक बिजली गांव तक पहुंचाना है, घर तक बिजली पहुंचाना है, हमको मीटर लगाना है। मीटर लगाने के बाद अगर हम पैसे वसूले ना और बिजली माफ करें तो वो रेवड़ी, लेकिन कनेक्शन तक ये कल्याणकारी है। इसी तरीके से अन्य चीजों में मुद्दा भाई ये ऐसा है, जब ये सुप्रीम कोर्ट वाली जब कमेटी बनेगी तो यही सारी चीजें तय होंगी और हम बार बार इस कार्यक्रम में, वक्त खत्म हो गया है। अश्विनी दुबे, अनिल शुक्ला, रागिनी नायक और कुलदीप कुमार, आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। हम बार बार लगातार ये डिबेट करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, बहस करते रहेंगे कि पहले परिभाषित तो करो, वरना यही बहस होती रहेगी सारे राजनीतिक दलों में कि तुम्हारी रेवड़ी बनाम हमारी कल्याणकारी नीति। हर कोई अपने आप को बेस्ट बताएगा। इसी वजह से परिभाषा से सबसे पहले शुरू करते हैं और उसके बाद फिर गाड़ी आगे बढ़े कि कौन खाए रेवड़ी और कौन करे कल्याण। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब आइए बात करते हैं तिरंगे की। हर घर तिरंगा अभियान अब शुरू हो गया है। अलग अलग राजनीतिक दल इस अभियान को आगे ले जा रहे हैं। एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो गई है और देखने को मिल रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सब तिरंगा यात्रा को लेकर के कुछ कुछ बोल रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सोल अधिकार नहीं है तिरंगे पर। ये तिरंगा हर किसी का है, राजनीति से ऊपर उठ करके इस तिरंगे को देखना है। इसके चलते एक और कंट्रोवर्सी हुई और वो बवाल था टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति का ये कहना कि तिरंगे, मेक इन इंडिया का आलम ये है कि तिरंगे चाइना से मंगवाए जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों? लेकिन आइए आज हम आपको एक बातचीत सुनाते हैं और बातचीत करते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी पहल की वजह से ही हर घर तिरंगा मुमकिन है।
इससे पहले आपको पता है तिरंगा आप घर में फहरा ही नहीं सकते थे, सिर्फ वो जो सरकारी बिल्डिंग है उन्हीं पर लग सकता था। मैं स्वागत करना चाहता हूं उद्योगपति नवीन जिंदल का। जिंदल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि हर घर तिरंगा असल में आपकी जीत है? आपने इसके लिए बहुत ही लंबी और मुश्किल कानूनी लड़ाई लड़ी। देखिए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भारत सरकार ये कैंपेन कर रही है कि हर घर तिरंगा। इससे मुझे बहुत खुशी है। इसका श्रेय जो है किसको मिले वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अब लोगों में एक रुचि आई है। लोग जो है, हर व्यक्ति अपने अपने घर पर झंडा फहराना चाहता है, दर्शाना चाहता है। और इससे मैं समझता हूँ कि एक देश के अंदर एक क्रांति आएगी। लोगों के अंदर जो है देश प्रेम की भावना बढ़ेगी और हमारा तिरंगा झंडा हमेशा हमें देश के प्रति कुछ करने के लिए हमें प्रेरित करेगा। नवीन जी, आपको लगता है कि राष्ट्र ध्वज को राजनीतिक तौर पर हड़पने की कोशिश हो रही है? इसे एक पार्टी के समारोह में बदला जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक रूप से आरोप यही लग रहे हैं। उनका तिरंगा बनाम मेरा तिरंगा, बीजेपी का तिरंगा, कांग्रेस का तिरंगा, आम आदमी पार्टी का तिरंगा। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि तिरंगे को राजनीति से दूर रखना चाहिए। और चाहे मैं मेरा तिरंगा कहूं, चाहे तेरा तिरंगा कहूं या इसके बारे में, लेकिन हम सब बात कर रहे हैं अपने देश की। हम बात कर रहे हैं अपने देश के सबसे पावन प्रतीक तिरंगे झंडे की। तो चाहे हम किसी का भी तिरंगा झंडा फहराएं, जब हम झंडा फहराते हैं तो हम यही दर्शाते हैं कि हमें अपने देश से प्यार है। हमें अपने देश के जो हमारे जो वैल्यूज हैं, हमें उनमें विश्वास है। तो हम जो देश के सिद्धांत हैं, हमें उनके ऊपर विश्वास है। और हम सब मिल करके, हम अगर अपना काम खुद का ईमानदारी से करें, मैं अपना काम करूं, आप अपना काम करें, तो हम सब मिलकर अपने सपनों के भारत का निर्माण कर सकते हैं। और राष्ट्रीय ध्वज जो है हमेशा हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि एक लोगों के अंदर एक जुनून है कि वो 13 अगस्त से 15 अगस्त झंडा फहराएं। लेकिन मेरा ये कहना है कि सिर्फ 3-4 दिन ही नहीं, हमें तिरंगे झंडे को, अपने राष्ट्रीय ध्वज को हर रोज हमें इसको दर्शाना चाहिए, ताकि हर रोज हम इससे प्रेरणा ले सकें। हर रोज इससे प्रेरणा लेकर अपने आप को देश के प्रति हम समर्पित कर सकें। नवीन जी, मेरा आखिरी सवाल है, भारत में तिरंगा बनाने और चीन से मंगाने को लेकर भी सियासी बहस बहुत तेज हो गई है। टीआरएस ने भी ट्वीट करके इस मुद्दे को उठाया है कि मेक इन इंडिया का क्या आलम है जब आपको अपना झंडा, खुद का झंडा, अपने 75वीं आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए भी चीन से मंगवाना पड़ रहा है। इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, आपकी बात ठीक है कि हमारे देश में इतना राष्ट्रीय ध्वज बनने चाहिए कि हमें कोई आयात करने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन अगर एकदम से कमी पड़ गई और इसकी आवश्यकता ज़्यादा है, तो अगर एक टेम्परेरी फेज में अगर हमने इंपोर्ट कर भी लिया, उसमें मैं कोई उसको बुराई नहीं मानता। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हमने एक बार हमने इसका झंडे को हमने दर्शाया तो हमें आगे झंडों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें तो करोड़ों झंडे जो है हर साल हमें आवश्यकता है। तो अगर जब एक बार लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो उनको इतना अच्छा लगेगा कि वो हमेशा इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो झंडे की जो है का उद्योग हमारे देश के अंदर भी पनपेगा और बहुत से लोग जो हैं, हजारों लोग इसके उद्योग से जुड़ेंगे कि किस तरह बहुत से तरीकों से झंडे को दर्शाया जा सकता है। जैसे मैंने अपनी कलाई पे पहना है, कलाई पे पहन सकते हैं, आप अपने जैकेट के ऊपर पहन सकते हैं, आप टेबल के ऊपर झंडा लगा सकते हैं, घर के अंदर झंडा लगा सकते हैं, घर पे दीवार पे जैसे पेंटिंग लगाते हैं वैसे झंडा लगाया जा सकता है, घर के ऊपर झंडा दर्शाया जा सकता है, बड़े पोल पे लगाया जा सकता है। तो सैकड़ों तरीके से झंडे को दर्शाया जा सकता है। तो एक बार लोगों की रुचि बनेगी तो उससे बहुत से देश में उद्योग पनपेंगे जो कि अलग अलग तरीके से झंडे को दर्शाने के लिए, गाड़ी के अंदर, गाड़ी के बाहर, तो उसको ताकि हम आराम से कर सकें। तो इसलिए अगर इसमें एकदम से जरूरत पड़ी
और कुछ अगर आयात करना पड़ा तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, मैं अच्छी बात समझता हूँ कि लोगों को झंडा चाहिए, चाहे कहीं से भी आए। वो झंडा इसलिए चाहिए लोगों को क्योंकि लोगों को अपने देश से प्यार है, और ये केवल एक प्रतीकात्मक कदम है, ये केवल एक प्रतीकात्मक कदम है हमें अपना देश के प्रति अपना प्रेम को दर्शाने का। बिल्कुल नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मसले पर बात करने के लिए। आइए एक ब्रेकिंग न्यूज भी आपको बता दें, ममता बनर्जी की कैबिनेट का विस्तार हुआ है। बंगाल में 9 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। कैबिनेट मंत्री 2 राज्य मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार बने हैं। स्नेहाशीष चक्रवर्ती कैबिनेट मंत्री बने हैं। बाबुल सुप्रियो जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, केंद्र में मंत्री थे बीजेपी के, वो अब ममता बनर्जी की कैबिनेट में मंत्री बन गए हैं। पार्थो भौमिक ये कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। उदयन गुहा, प्रदीप माजुमदार ये भी कैबिनेट में हैं। बीरबाहा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और बिप्लब रॉय चौधरी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ताजमुल हुसैन और स्वजीत बर्मन ये दोनों राज्य मंत्री बने। तो विस्तार हुआ है ममता की कैबिनेट। तिरंगे पर हो रही राजनीति के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने एनडीटीवी से कहा है कि ये देश का तिरंगा है, बीजेपी की पैतृक संपत्ति नहीं है। हमारे साथ है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। जिस तरह से आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम पर सब कुछ जो चल रहा है 75 साल को लेकर, कैसे आप देख रही हैं? देखिए, ये तो हमारे सबका गर्व की बात है। आज़ादी के 75 ईयर्स जो महोत्सव है, ये तो बहुत अच्छी बात है और हम सब अपने आप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर ये जो इंडिपेंडेंस है, तो मुझे इसी चीज़ का आश्चर्य लग रहा है कि ये गवर्नमेंट आज़ादी का अमृत महोत्सव करके आज ये कर रहा है और वो कर रहा है, पर आज़ादी का जो बेसिक एसेंस है, जो मूल है, वही तो कहीं खो गया है। अभी हम आज़ाद है। 75 साल पहले क्या था? फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट नहीं था। अंग्रेज़ों ने क्या था? और आज इस भारत में एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो हम आज़ाद कैसे हुए? अंग्रेज चले गए, उनकी जगह बीजेपी आ गई। लेकिन वो 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने जा रहा है, हर जगह तिरंगा तिरंगा। तिरंगा तो बहुत अच्छी बात है। 20 करोड़ क्यों, 100 करोड़ घरों में लगाए। हम तो यही चाहते हैं। तिरंगा तो हमारा नेशनल फ्लैग है, ये तो बीजेपी का पैटर्नल संपत्ति नहीं है। तो ये उनका फ्लैग नहीं है, ये देश का फ्लैग है। ये हर जगह लगे फ्लैग, ये तो हमारी खुशी की बात है, हमारी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तिरंगा के पीछे क्या है? तिरंगा जब कहा 1947 में जब तिरंगा उठा था रेड फोर्ट के ऊपर, तब देश आज़ाद हुआ था। पर आज इतने दिनों के बाद देश के 15 से 20% पॉपुलेशन अपने ही देश में गुलाम के जैसे रह रहे, मुंह नहीं खोल सकता है। अब इस बार खादी की जगह प्लास्टिक की तिरंगे की बात हो रही है हर जगह। इसको तो ये तो आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये जो तिरंगा के साथ एक हमारे जो इमोशन जुड़ी हुई है, ये खादी, ये सेल्फ सफिशिएंसी, ये हैंडलूम, तो आज अगर उनकी जगह चाइना से पॉलिएस्टर आ गया, तो ये तो अब देश के लोग ही देखेंगे कितने सेल्फ सफिशिएंट हुए हैं हम। थैंक यू। चीनी चुनौती और धमकियों को दरकिनार कर अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने अपना ताइवान दौरा पूरा कर लिया है। वे ताइवान से रवाना हो चुकी हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका और तालिबान आपसी सुरक्षा तालमेल के लिए प्रतिबद्ध है।